आखिरकार अपनी आंखें खोलती है तो वह खुद को एक ट्रक के पिछले हिस्से में बंद पाती है। उसके साथ 2 और लड़कियां भी उसी हालत में फंसी हुई हैं। वे सभी एक भयानक नरक से गुजरी हैं और उनमें से एक लड़की इतनी डर चुकी है कि वह पूरी तरह टूट जाती है। वह इतनी बेबस है कि खुद पर से अपना नियंत्रण खो चुकी है। अभी भी बेहोश हालत में उन लड़कियों को एक मेडिकल फैसिलिटी केंद्र में ले जाया जाता है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन उन बंद दरवाजों के पीछे असल में यह एक विशाल मानव तस्करी, ट्रैफिकिंग और शोषण के काले कारोबार का अड्डा है। जल्द ही उनसे उनकी पहचान भी छीन ली जाती है। किम अब किम नहीं रही, उसका नया नाम ईडन रख दिया जाता है। लेकिन सिर्फ नाम बदलना तो महज एक शुरुआत थी। इस केंद्र के अंदर लड़कियों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें सिर्फ कमाई का जरिया समझा जाता है। उन्हें दिन में 2 बार नहलाने के लिए मजबूर किया जाता है और हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट और मेडिकल जांच की जाती है ताकि मैनेजमेंट ये तय कर सके कि किस लड़की को आगे कहां भेजना है। कुछ लड़कियों को कैमरों से भरे कमरों में ले जाया जाता है जहां गैर कानूनी रिकॉर्डिंग के लिए उनका शोषण होता है। इसके बाद उन्हें ग्राहकों के घरों पर भेजा जाता है जहां उन्हें उस हैवानियत और जुल्म को सहना पड़ता है जिसके लिए ये पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा है। और जो कोई भी भागने की कोशिश करता है उसे ढूंढकर वापस लाया जाता है और भयानक सजा दी जाती है। ईडन भी भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है। उसे वापस लाकर बर्फ से भरे टब में डालकर सजा दी जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह किसी एक इंसान का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है। शेरिफ से लेकर केंद्र चलाने वाले लोगों तक हर कोई इस घिनौने धंधे से पैसे कमा रहा है। लेकिन किम उस ट्रक तक कैसे पहुंची, ये समझने के लिए हमें उस रात में वापस जाना होगा जहां से सब शुरू हुआ था। कहानी की शुरुआत किम नाम की एक युवती से होती है जो अमेरिका में अपने माता पिता के साथ रहती है। उसके परिवार की एक छोटी सी दुकान है जिसे उसके माता पिता मिलकर चलाते हैं। एक दिन किम चुपके से सिगरेट चुरा लेती है जो उसके माता पिता ने दुकान के बाहर छिपाकर रखी थी और अपनी एक सहेली को साथ में पीने के लिए बुलाती है। वहां बैठकर किम अपनी सहेली को बताती है कि वह उस रात एक क्लब जाने की योजना बना रही है और अगर वह भी साथ चले तो वे मजा करेंगी। तभी अचानक किम के पिता वहां आ जाते हैं। उसकी सहेली तुरंत निकल जाती है और पिता किम से एक सिगरेट मांगते हैं। किम उन्हें सिगरेट दे देती है लेकिन पिता उसे चेतावनी देते हैं कि माँ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद किम के पिता उसे एक अंगूठी देते हैं जो उन्होंने और उसकी माँ ने खास तौर पर उसके लिए बनवाई थी। किम उसे देखकर बेहद खुश होती है और तुरंत अपनी उंगली में पहन लेती है। इसके बाद किम अंदर जाकर अपनी माँ से कहती है कि वह पढ़ाई करने के लिए अपनी सहेली के साथ दुकान पर ही रुकेगी, लेकिन माँ उसे घर जाकर पढ़ाई करने को कहती है। किम सफाई देती है कि वह पूरी तरह झूठ नहीं बोल रही, वह दुकान पर पिता की मदद भी कर लेगी और पढ़ाई भी। आखिरकार माँ मान जाती है और उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। उस रात किम और उसकी सहेली काम खत्म करके तैयार होती हैं और सीधे क्लब चली जाती हैं। दोनों शराब पीती हैं और मजे करती हैं। उसी क्लब में एक फायर फाइटर भी मौजूद होता है। जैसे ही उसकी नजर किम पर पड़ती है वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वह किम के लिए एक ड्रिंक भेजता है और फिर खुद आकर उससे बातें करने लगता है। किम की सहेली उसे देखकर कहती है कि लड़का काफी आकर्षक लग रहा है और शायद उसका ध्यान रखेगा। बातचीत के दौरान वह आदमी किम से उसकी उम्र पूछता है और कहता है कि वह अभी 18 साल की भी नहीं लगती। थोड़ी देर बाद उस आदमी को एक फोन आता है। इसके बाद वह किम से कहता है कि वह उसे घर छोड़ देगा। चूंकि किम नशे में होती है वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में वह आदमी एक पेट्रोल पंप गैस स्टेशन पर रुकता है। किम देखती है कि एक और गाड़ी आकर उनकी गाड़ी के ठीक पीछे रुकती है। वह आदमी किसी से बात करने के लिए उस गाड़ी की तरफ जाता है। तभी किम की नजर उसकी कार के अंदर पड़ी एक टूटी हुई बोतल पर पड़ती है। किम को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि वह गलत इंसान के साथ गलत गाड़ी में बैठ गई है। किम बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे आदमी उसे जबरदस्ती दबोच लेते हैं और उठा ले जाते हैं। अगली सुबह कहानी ऑफिसर बॉब पर शिफ्ट होती है जो एक क्राइम सीन पर पहुंचता है जहां एक डिप्टी को एक लड़की का शव, डेड बॉडी मिला है। बॉब घटनास्थल की जांच करता है और डिप्टी से पूछता है कि क्या उसने आसपास किसी और को देखा था। वहां खड़ा एक आदमी दावा करता है कि आसपास कोई नहीं था, लेकिन तभी मामला बदल जाता है। शेरिफ अचानक उन दोनों को गोली मार देता है। पता चलता है कि यह पूरी घटना उसी मानव तस्करी के नेटवर्क से जुड़ी है। शेरिफ खुद लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह के साथ मिला हुआ है और वह मृत लड़की उनके चंगुल से भाग निकली थी। मामला आगे न बढ़े और कोई जांच न हो, इसलिए शेरिफ डिप्टी और उस आदमी को मार देता है। दूसरी ओर जब किम की आंख खुलती है तो वह ट्रक के पीछे खुद को बंद पाती है। उसके साथ 2 और लड़कियां फंसी हुई हैं। किम समझ जाती है कि सिर्फ वही अकेली शिकार नहीं है। ट्रक में फंसी अन्य लड़कियां भी उतनी ही डरी हुई हैं और एक लड़की तो दहशत के मारे खुद पर से आपा खो चुकी है। थोड़ी देर बाद एक आदमी ट्रक खोलकर अंदर आता है और बेरहमी से लड़कियों पर हमला करता है। इस हमले के बाद लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। जब किम को होश आता है तो वह एक मेडिकल फैसिलिटी जैसी जगह पर होती है। एक डॉक्टर उसकी चोटों का इलाज करता है। इसके बाद किम को बाथरूम ले जाकर नहलाया जाता है
है और फिर बाकी लड़कियों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। धीरे धीरे किम को समझ आने लगता है कि ये कोई आम जगह नहीं है। इन लोगों ने अलग अलग जगहों से लड़कियों को अगवा करने, उन्हें कैद रखने, उनका शोषण करने और उनके दर्द से पैसे कमाने का एक पूरा तंत्र बना रखा है। बाद में वही शरीफ वहां आता है। वह लड़कियों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ बिल्लियां लाता है। फिर वह किम के पास आता है जो अभी भी सदमे में है। वह उसे कहता है कि अगले 2 दिन तक वह जितना चाहे रो सकती है, लेकिन उसके बाद उसे उनके लिए काम करना ही पड़ेगा। जब किम मना करती है तो वह उसे धमकी देता है कि वह जानता है उसके माता पिता कहाँ रहते हैं और जरूरत पड़ी तो उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर वह उसे फैसिलिटी के नियम बताता है और साफ कर देता है कि 2 दिन बाद उसके पास बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। फैसिलिटी का मैनेजर वैगन इन पर नजर रखने का काम संभालता है। वह शरीफ को भरोसा दिलाता है कि किम भी धीरे धीरे ढल जाएगी और बाकी लड़कियों की तरह इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी। वहां रहने वाली लड़कियों को दिन में 2 बार नहाने और हर बार मेडिकल जांच व प्रेगनेंसी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। अपनी बिल्ली के साथ बैठे हुए किम की नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिसे उसने पहले भी देखा था। तभी किम की नजर उसकी उंगली पर जाती है और वह दंग रह जाती है। उसने ठीक वही अंगूठी पहन रखी थी जो किम को उसके माता पिता ने दी थी। किम अंगूठी वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, सभी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। काम के लिए शहर ले जाने हेतु लड़कियों को चुना जाने लगता है, जिसमें किम को भी चुन लिया जाता है। उसे नए कपड़े दिए जाते हैं और बताया जाता है कि अब से वह किम नहीं बल्कि ईडन है। ईडन को एक अन्य लड़की के साथ एक खास जगह ले जाया जाता है जहां चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं। साफ था कि उनका इस्तेमाल गैर कानूनी रिकॉर्डिंग के लिए किया जा रहा था। ईडन के लिए यह सब पहली बार था। वह पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। दूसरी लड़की उसे संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि जिंदा रहने के लिए उसे यह सब झेलना ही पड़ेगा। अगले दिन ईडन को एक ग्राहक के घर भेजा जाता है। ग्राहक वैगन को पैसे देता है और ईडन को अपने कमरे में ले जाता है, लेकिन कुछ ही देर में ईडन की हालत बिगड़ने लगती है। वह जख्मी हो जाती है और किसी तरह बाहर भागने का रास्ता ढूंढती है। जैसे ही ईडन भागने की कोशिश करती है, वैगन उसे देख लेता है और पीछा करता है। ईडन पास मौजूद कुछ महिलाओं तक पहुंचकर उनसे मदद की भीख मांगती है, लेकिन वैगन चालाकी से उन महिलाओं से झूठ बोल देता है कि वह एक पुलिस वाला है और लड़की को लेने आया है, इसलिए पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है। महिलाएं उसकी बात पर यकीन कर लेती हैं और वैगन ईडन को दोबारा पकड़ लेता है। वह उसे वापस लाकर बर्फ से भरे टब में डालकर सजा देता है। उसी दौरान एक ऑफिसर आकर वैगन को चेतावनी देता है कि कुछ दिन पहले भी उसकी लापरवाही से एक लड़की भाग गई थी जिसे मारना पड़ा था। अगर डिप्टी ने मामला न संभाला होता तो पूरा नेटवर्क बेनकाब हो जाता। वैगन अपनी गलती मानता है और वादा करता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। अब तक ईडन इस खौफनाक सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। एक दिन वह अंदर अपनी एक सहेली से पूछती है कि एक खास लड़की के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाता है। सहेली बताती है कि उस लड़की को एक स्पेशल रोल मिला है। वह पैसों का हिसाब किताब अकाउंट्स रखती है, इसलिए उसे शारीरिक काम नहीं कराया जाता। इसके बदले वह लड़कियों का छीना गया सामान अपने पास रखती है और कभी कभार थोड़ा सामान वापस देकर उन्हें खुश रखती है। जब ईडन उस सामान में अपनी वही अंगूठी देखती है तो उसे समझ आता है कि अगर उसे यहाँ से भागना है तो उसे उस लड़की की जगह लेनी होगी। वह चुपचाप उसकी जगह हथियाने की योजना बनाने लगती है। एक बातचीत के दौरान ईडन उस लड़की से उसकी उम्र पूछती है। वो बताती है कि वह 19 साल की है और यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वह ईडन को सख्त चेतावनी देती है कि कभी किसी को अपनी असली उम्र मत बताना। अगर इन लोगों को पता चला कि तुम 19 साल की हो चुकी हो तो वे तुम्हें और भी खतरनाक जगह भेज देंगे जहां हालात इससे भी बदतर होंगे। उस रात कई लड़कियों को एक पार्टी में ले जाया जाता है। एक ग्राहक भारी रकम देकर ईडन को चुनता है। काम खत्म होने के बाद जब वैगन उन्हें वापस ला रहा होता है तो ईडन देखती है कि उसकी जूती की हील टूट गई है। वह उसके नुकीले टुकड़े को तोड़कर अपने कपड़ों में छिपा लेती है। पहली बार उसके पास आत्मरक्षा के लिए कोई हथियार आया था। रात में कमरे में वापस आकर ईडन अपनी रूममेट को सोता देख चुपके से बागीचे गार्डन में जाती है और उस हिसाब किताब रखने वाली लड़की से ये अपनी अंगूठी वापस मांगती है। वह कहती है कि यह उसके माता पिता की आखिरी निशानी है, लेकिन वह लड़की अंगूठी देने के बजाय ईडन पर हमला कर देती है। दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिसे सुनकर वैगन और बॉडीगार्ड भाग कर आते हैं और उन्हें अलग करते हैं। वैगन ईडन को बाहर लाकर झगड़े की वजह पूछता है। ईडन बताती है कि वह अंगूठी उसके परिवार की थी। साथ ही ईडन एक चाल चलती है। वह वैगन से कहती है कि वह अपने पिता की दुकान पर अकाउंट्स का काम संभालती थी, इसलिए वह उस लड़की से बेहतर हिसाब किताब रख सकती है। ईडन ये भी बताती है कि अब वह 19 साल की हो चुकी है और समझदार है। वैगन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, उल्टा सजा के तौर पर अंगूठी छीनने का हुक्म देता है। ईडन अंगूठी देने से मना करती है और दबाव बढ़ने पर उसे निगलती है। अगले दिन वैगन 2 लड़कियों को पार्टी में ले जाता है जहां ग्राहक ने पूरा भुगतान नहीं किया था। वैगन ईडन को साथ ले जाकर ग्राहक से बचे हुए $300 मांगता है। जब ग्राहक मना करता है तो वैगन बंदूक निकाल लेता है। डर के मारे ग्राहक पैसे दे देता है। ईडन पैसे गिनती है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि 2 लड़कियां वहां से भाग चुकी हैं। वैगन तुरंत पीछा करता है और एक दुकान से उन लड़कियों को पकड़कर वापस ले आता है। इस घटना के बाद वैगन का भरोसा ईडन पर और बढ़ जाता है, यहाँ तक कि वह उसे ड्रग्स भी देने लगता है।
रात में ईडन बाथरूम जाकर निगली हुई अंगूठी को बाहर निकालती है, उसे साफ करके वापस अपनी उंगली में पहन लेती है। अगले दिन वैगन ईडन को काम पर भेजने के बजाय अपने घर ले जाता है और सफाई करने को कहता है। सफाई करते समय ईडन को स्टोर रूम में एक टॉक्सिक स्प्रे मिलता है। वह उसी से घर और अपने कपड़े साफ करती है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ती है। ये वही आदमी था जिसने शुरुआत में उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर धोखा दिया था और इस नरक में ढकेला था। उसी दोपहर वैगन अपने ऑफिस जाकर पुरानी लड़की को नौकरी से निकाल देता है और ईडन को हिसाब किताब का काम सौंप देता है। वह रोती हुई अपनी बिल्ली लेकर चली जाती है। अब ईडन का काम ग्राहकों के फोन उठाना, पते नोट करना और लड़कियों की डिलीवरी सेट करना था। वैगन उसे समझाता है कि अगर कोई ग्राहक कीमत पूछे तो समझ जाना कि वह पुलिस वाला हो सकता है, क्योंकि पुराने ग्राहकों को रेट पहले से पता होते हैं। बाद में वैगन इस ईडन को अपने ड्रग डीलर के पास ले जाता है। डीलर ईडन को एक नया और बेहद तेज ड्रग छकने को देता है। इसके बाद वैगन ईडन को गाड़ी चलाना सिखाता है और बताता है कि बॉब के पूरे देश में संपर्क हैं और वही लड़कियों को अगवा करवाकर यहाँ पहुंचाता है। ईडन वैगन का पूरा भरोसा जीतने के लिए उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वैगन उसे दूर रहने को कहता है। कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। बॉब का प्रमोशन हो चुका है और वह एक बड़े पद पर पहुंच गया है। एक समारोह के बाद जैसे ही वह बाहर आता है, एक जांच अधिकारी उसे रोकता है। वह बताता है कि 1 साल पहले मिली लड़की की लाश और उसके बाद हुई शेरिफ समेत 3 मौतों की जांच वह कर रहा है। वह बॉब से सवाल करता है, जिससे बॉब घबरा जाता है और बात टालकर निकल जाता है। उसी रात ईडन के पास एक ग्राहक का फोन आता है जो लड़कियों की कीमत पूछता है। ईडन समझ जाती है कि यह कोई आम ग्राहक नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी है। वह बिना घबराए कीमत बताकर फोन काट देती है। अगली सुबह वैगन ईडन को एक सुनसान जगह ले जाता है जहां वे कुछ लड़कियों की लाशों को ठिकाने लगाते हैं। बीमार और प्रताड़ित लड़कियों को इंजेक्शन देकर मार दिया जाता था। वहां बॉब भी मौजूद होता है। बॉब वैगन के सामने ही ईडन से कहता है कि वैगन खुद कोई काम नहीं करता और सब काम लड़कियों से करवाता है। वैगन को यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वह आपा खो देता है और लकड़ी के टुकड़े से बॉब पर हमला करके उसे बेरहमी से मार डालता है। ईडन के पूछने पर वैगन बताता है कि उसे ऊपर से आदेश मिला था कि बॉब को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पुलिस जांच की वजह से बॉब सब सच उगल सकता था। शाम को फैसिलिटी लौटने पर वैगन और ईडन को पता चलता है कि उनके बॉडीगार्ड ने धोखा दिया है और पुलिस को भनक लग चुकी है। वे तुरंत सारे दस्तावेज और सबूत जलाकर नष्ट कर देते हैं। इसके बाद वे बॉडीगार्ड को पकड़कर ठंडे पानी में टॉर्चर करते हैं और हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। बाकी लड़कियों को दूसरी नई जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। अगले दिन वैगन ईडन को अपने घर लाता है और कहता है कि पुलिस से बचने के लिए उन्हें दुबई भागना होगा। वह कई पासपोर्ट ईडन के सामने रखता है और खुद बाथरूम चला जाता है। यह ईडन के लिए सही मौका था। वह चुपके से वैगन के स्मोकिंग पाइप में वही जहरीला स्प्रे डाल देती है जो उसने पहले ढूंढा था और सब कुछ वैसा ही रख देती है। वैगन बाहर आकर जैसे ही स्मोक करना शुरू करता है, जहर का असर होने लगता है। उसे जोरदार खांसी आती है और वह तड़प कर ढेर हो जाता है। ईडन तुरंत घर से एक इंजेक्शन उठाती है और उस जगह पहुंचती है जहां उसकी गर्भवती सहेली को रखा गया था। वहां मौजूद आदमी को ईडन चुपके से वही जहरीला इंजेक्शन लगा देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ईडन अपनी सहेली से भागने को कहती है, लेकिन सहेली अपने नवजात बच्चे की बेबी के बिना जाने से मना करती है। ईडन उसे समझाती है कि बच्चा यहाँ नहीं है और शायद उसे बेच दिया गया है। अगर वे अभी नहीं भागी तो कभी नहीं भाग पाएंगी। सहेली मान जाती है और दोनों वहां से सुरक्षित निकल जाती हैं। काफी दूर पहुंचने के बाद ईडन सबसे पहले अपनी माँ को फोन मिलाती है। इतने सालों बाद अपनी बेटी की आवाज सुनकर माँ भावुक हो जाती है और ईडन भी फूट फूट कर रोने लगती है। इस भावुक पुनर्मिलन रियूनियन के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।